बेरट निकालो, देखा जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने कल भी कहा था कि इस लेक्चर को हम एक क्लास में कवर करेंगे, वो चाहे 1 घंटा हो, 1 घंटे से ज्यादा हो, 2 घंटा हो, कितना भी घंटा हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा टॉपिक है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट प्रतिरक्षा, ठीक है। देखो, अगर हम आईपीसी की बात करें तो ये हमारा स्टार्ट होता था 96 से और वो था हमारा 106 तक, ठीक है। आईपीसी में 96 टू 106 सीक्वेंस सेम है, सिर्फ अंतर हुआ है नंबरिंग का, ठीक है। अब बीएनएस की बात की जाए तो बीएनएस में ये हमारा शुरू होता है 34 से 44, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल जो पुराना कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम टू सेम नया कॉन्सेप्ट है, कुछ बदलाव नहीं किया, ठीक है। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है कि प्राइवेट डिफेंस होता क्या है। तुमने सुना तो बहुत होगा, फिल्मों में देखा होगा, है ना, प्राइवेट डिफेंस में गोली चलाते। बेसिक तौर पर अभी जब हम पहली धारा पढ़ेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा जो है या तो वो शरीर के लिए प्रतिरक्षा की बात करती है, संपत्ति की प्रतिरक्षा की बात करती है, ठीक है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो तुम्हारे विरुद्ध कोई अपराध कारित कर रहा है या करने वाला है, कर चुका होता है, तब प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता। सबसे पहली बात ये याद रखो, या तो कर रहा होता है या करने वाला होता है कोई अपराध, ठीक है। मतलब चोरी कर रहा है, चोरी करने वाला है, हत्या कर रहा है, हत्या करने वाला है, बलात्कार कर रहा है, बलात्कार करने वाला है, ठीक है। हो चुका है अगर कोई भी अपराध, जो अगर वो हो चुका है तो उसके बाद प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। ये जो प्राइवेट डिफेंस मिलता है केवल और केवल संपत्ति और शरीर के विरुद्ध मिलता है, और ये कंपलसरी नहीं होता कि संपत्ति तुम्हारी ही हो, किसी की भी संपत्ति हो तब भी तुम्हें भी प्राइवेट डिफेंस है उस व्यक्ति की संपत्ति को बचाने का। कोई अन्य व्यक्ति हो, तुम्हें खुद के शरीर को बचाने का तो अधिकार है ही, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को बचाने का भी अधिकार है, ठीक है। तो वो भी प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत आ जाता। ये बेसिक तौर पर हमें 3-4 बातें याद रखनी है। इसके बाद जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर तुम सेक्शन 34 देखोगे तो सेक्शन 34 कह रहा है प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बात कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाए, ठीक है। सेक्शन 34 कह रहा है कि अगर आपने प्राइवेट डिफेंस लिया तो उससे कारित कोई भी कार्य या कोई भी बात अपराध नहीं है। प्राइवेट डिफेंस में किया गया कार्य, कोई भी कार्य, चाहे कोई भी कार्य क्या ना हो, वो अपराध नहीं है। इसके बाद की जो धाराएं हैं वो शर्तों को डिफाइन करती हैं, कब नहीं होगा, कितना राइट है तुम्हारे पास प्राइवेट डिफेंस लेने का, ये सब बातें जो करेगी वो हमारी धारा बाद वाली जो धाराएं हैं वो करेंगी। अब सेक्शन 34 में ही 2-3 कॉन्सेप्ट और हमें बना लेने हैं। जैसे क्या, एक जजमेंट भी आया था और हमें याद रखना होगा, सुरजीत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का, सुरजीत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। यह कहता है कि प्राइवेट डिफेंस के विरुद्ध, प्राइवेट प्रतिरक्षा के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलता। ये लिख लेना, बेरक्ट पर ही लिख लेना, ठीक है, स्टिकी नोट्स लगा के। ये कुछ जो जजमेंट है, 2-3 जजमेंट इंपॉर्टेंट है तो इनको लिख लेना, ठीक है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है ये, अगर एक व्यक्ति है जो हमला करता है बी पर, हमला बी पर हमला करता है, तो यहां बी को राइट है प्राइवेट प्रतिरक्षा का, प्राइवेट डिफेंस का राइट है बी को।
अब क्या होता है, जब ए बी पर हमला करता तो बी को गुस्सा आ जाता है, बी अच्छा लंबा हट्टा कट्टा तगड़ा आदमी है, इसकी हिम्मत कैसे हुई है कि हमला करने की, या हल्का भी है, गुस्से में तो आदमी बहुत ताकतवर हो जाता है। अब गुस्से में क्या करता है, वो अपना बचाव करने के लिए ए पर हमला करता है। पहले ए ने बी पर हमला किया, अब बी अपना बचाव करने के लिए ए पर हमला कर रहे हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न उठता है कि क्या ए को भी प्राइवेट डिफेंस मिलेगा? तो यही सुरजीत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का जजमेंट था कि ए को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, इसे प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये हमलावर है। ठीक है, एक्चुअल में अगर तुम इसकी मीनिंग भी समझोगे ना प्राइवेट डिफेंस की, तो एक्चुअल में ये प्राइवेट अटैक नहीं है, ये है प्राइवेट डिफेंस, बचाव है। ये किसी अपराध को होने से बचना ही डिफेंस है, करना डिफेंस नहीं है। तो एक्चुअल में बी जो कर रहा था वो क्या कर रहा था, इसे अपना बचाव कर रहा था, और ए कौन था, हमलावर। तो इसका मतलब ए को तो वैसे भी राइट नहीं मिलना चाहिए, और यही हमारा जजमेंट था सुरजीत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का। ठीक है, इसी में दो जजमेंट और आते हैं, एक हमारा यूपी वर्सेस रामस्वरूप है। सेम जजमेंट था सुरजीत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का जो जजमेंट था, यही सेम जजमेंट था यूपी वर्सेस रामस्वरूप। उसमें भी यही कहा गया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता। ठीक है, ये दो केस लो हमें याद रखने हैं। एक और इंपॉर्टेंट केस लो है जो हमें स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखना है, वो ये है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सोने की तराजू में नहीं तोलना चाहिए। ठीक है, ये अभी फिलहाल के लिए याद रख लो, क्योंकि जब आगे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे तब हमारे काम आएगा। ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सोने की तराजू में नहीं तोलना चाहिए। ठीक है, ये हमारा जजमेंट था अमजद खान वर्सेस स्टेट। ठीक है, अमजद खान वर्सेस राज्य। ठीक है, ये जजमेंट था। इसमें यह कहा गया कि हम ये अब, क्योंकि आगे की जो धाराएं हैं वो कहती हैं कि प्राइवेट डिफेंस की एक लिमिट है, आप किसी कृत्य के लिए बस इतना ही प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। अब वो इतना कितना होगा? अगर प्राइवेट डिफेंस में 2 थप्पड़ की जरूरत थी और तुमने 3 थप्पड़ मार दिए, तो क्या तुम दंडित हो गए? नहीं होगे। प्रश्न ये उठता है। ठीक है, तो हो सकता है तीसरे थप्पड़ की भी जरूरत हो प्राइवेट डिफेंस में। तो ये इसीलिए अमजद खान वर्सेस राज्य का एक जजमेंट था जिसमें कहा गया कि हम इसको एग्जैक्ट 2 थप्पड़ पर नहीं तोल सकते, या 1 या 1.5 या 2.5 पर नहीं तोला जा सकता। 2 में 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते। आवश्यकता थी 3-4 थप्पड़ की, 3 भी लगे 4 भी लगे, इट्स ओके। ठीक है, अभी इस हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये बात दिमाग में रख लो। ठीक है, इसके बाद जाते हैं हम अगली धारा पे। अगली धारा ही हमारा पूरा खेल स्टार्ट करती है। सेक्शन 35। सेक्शन 35 क्या कह रहा है? धारा 35, यहीं पर एक धारा और लिखी गई है, रीड विद धारा 37। ये पहले 99 होती थी, अब ये धारा 37 हो गई। ठीक है, ये कह रहा है शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। मार्शल नोट ही कह रही है कि प्राइवेट डिफेंस जो मिलता है केवल या तो शरीर के विरुद्ध मिलता है या संपत्ति के विरुद्ध। ठीक है, धारा 37 में अंतर्विष्ट निबंधनों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है। मतलब क्या है? ये धारा कह रही है कि आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपको धारा 37 के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर आपने धारा 37 के नियमों का पालन नहीं किया तो आपको प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिले। ठीक है, धारा 37 के क्या नियम है अभी हम देखेंगे, फिलहाल हम ये देख लेते हैं 35 क्या कह रही है। 35 कह रही है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले
किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें। प्राइवेट डिफेंस कैसे मिलेगा? अपने शरीर और किसी अन्य के शरीर। और यहां पर समझो, अन्य में यह नहीं डिसाइड किया गया कि कौन अन्य है, रिलेटिव होगा, दूर का रिश्तेदार होगा, दोस्त होगा, जानने वाला होगा, या बिल्कुल ही अनजान होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी अन्य व्यक्ति यहां पर आ जाए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध। अब देखो, मेन जो समस्या है ना वो ये है कि यहां पर इन्होंने दूसरे वाले क्लॉज में, ये का क्लॉज है और एक है हमारा खा क्लॉज में इन्होंने 4-5 अपराधों को ही मेंशन किया, जिसमें है चोरी, लूट, रिश्ती और आपराधिक अत्याचार। ठीक है, चोरी, लूट, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार। ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब बीएनएस की ड्राफ्टिंग की गई तो हम लोगों ने, वैसे तो हमने कॉपी पेस्ट किया, पूरा आईपीसी को कॉपी किया हमने बीएनएस में, लेकिन फिर भी यहां पर जो है ना बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां हैं। गलतियां क्या है कि जब हम आईपीसी को पढ़ते थे ना तो आईपीसी की धारा 97 जो थी वो कहती थी कि शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध में। ठीक है, तो शरीर के विरुद्ध जो मामला था वो चैप्टर होता था 16, आईपीसी का चैप्टर होता था 16, जिसमें रेप भी था, जिसमें हत्या भी थी, सारे अपराधों को उसमें रखा गया है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने शरीर के विरुद्ध अपराध के विषय वाले चैप्टर को अलग कर दिया है और महिलाओं के विरुद्ध अपराध वाले चैप्टर को अलग कर दिया है ना। मतलब क्या होता है ना कि नकल करने के लिए अकल की बड़ी जरूरत है, अकल लगाने की तो हमने पूरी कोशिश की है, पर हमसे छोटी मोटी गलतियां हो गई हैं। ये मैं बिल्कुल मतलब स्पेशल कह सकता हूं कि ये बहुत बड़ा इन लोगों ने इस बात को ध्यान नहीं दिया, चालाक बनने के चक्कर में हम गड़बड़ा गए। ठीक है, हमने क्या किया, हमने अभी इस कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहे, एक बात ध्यान रखो, क्या हमने क्या किया, जो आईपीसी का चैप्टर 16 था ना उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। वो है अब हमारा बीएनएस का चैप्टर 5 और चैप्टर 6, 2 पार्ट हैं, और भी 2-3 चैप्टर्स के धाराओं को इन दोनों अध्यायों में रखा गया है। ठीक है, महिलाओं के विरुद्ध सारे ही अपराधों को चैप्टर 5 में रख दिया गया, बात खत्म की। चैप्टर 6 का नाम अब भी है शरीर के विरुद्ध अपराधों के विषय। चैप्टर 6 का जो नाम है अब भी शरीर के विरुद्ध अपराध के विषय, शरीर के विरुद्ध, है ना। और चैप्टर 5 में महिलाओं के विरुद्ध है, तो क्या महिलाएं वाले अपराध शरीर के विरुद्ध वाले अपराधों की कैटेगरी में नहीं आएंगे? आएंगे। बलात्कार भी शरीर के विरुद्ध अपराध है, महिला और पुरुष ही क्या है, तो शरीर के विरुद्ध ही अपराध। अब क्या है, दिक्कत यह है कि इन्होंने ये अंतर तो किया, लेकिन सेक्शन 37 में अमेंडमेंट करना भूल गए, 37 को अरेंज करना भूल गए कि 37 को हमें 35 को हमें अच्छे तरीके से अरेंज करना था। इस बात को भूल गए। कैसे? जब हम सेक्शन 35 का क्लॉज ए देखते हैं तो क्लॉज ए कहता है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध। तो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में चैप्टर 6 बात कर रहा है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में चैप्टर 6 स्पेशली मेंशन है। चैप्टर 6 का नाम ही ये है। तो जब हम आईपीसी पढ़ते थे तब सीधे सीधे कनेक्ट हो जाता था कि यहां पर जो पहला क्लॉज लिखा गया है वो चैप्टर 16 के लिए लिखा गया आईपीसी, है ना। लेकिन जब बीएनएस आया तो अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, क्योंकि यहां पर चैप्टर 6 तो पूरा पूरा कनेक्ट हो जाता है, लेकिन चैप्टर 5 पूरा पूरा कनेक्ट नहीं होता। अगर ये भी लिख देते ना, ये महिलाओं के विरुद्ध अपराध वाले विषय के
के विषय वाला भी इसमें जोड़ देते तब भी वो पूरा पूरा कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि वहां पर इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना 228 आईपीसी वाले जो सेक्शन था उसको भी इंक्लूड किया गया चैप्टर 5 में, तब भी प्रॉब्लम आ जाती। तो यहां पर जो ना ये कहीं ना कहीं बड़ी गलती है जो धारा 35 को कनेक्ट करती है। मतलब बेसिक तौर पर जितने अच्छे जजमेंट हो चुके हैं, जितने टाइम से सुप्रीम कोर्ट इन धाराओं के संबंध में बहुत सारे जजमेंट दे चुका है, तो समझ तो आता है हमें क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक अच्छी जजमेंट की जरूरत है जिसमें यह कंफर्म किया जा सके कि सेक्शन 35 क्लॉज ए जो है वो चैप्टर 5 के इन धाराओं से भी कनेक्ट होता है, ये मुझे लगता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी बेसिक तौर पर इस वाली बात को भूल जाना है क्योंकि टेक्निकलिटी में हमें नहीं जाना। बस हमें दो बातें ध्यान रखनी है यहां पर कि जब शरीर के विरुद्ध अपराधों के विषय वाली बात आएगी तो इसका मतलब होगा रीड विद चैप्टर 6 एंड चैप्टर 5, क्योंकि महिलाओं वाले अपराध वो जो शरीर के विरुद्ध वाले मामले हैं वो भी यहां पर आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई हत्या करे, घोरपति करे, बलात्कार करने की कोशिश करे, है ना, या फिर हमला, आपराधिक बल का प्रयोग, ठीक है, या फिर लैंगिक हमला, ये जो अपराध हैं उनसे संबंधित अपराध किससे संबंधित है, शरीर से संबंधित अपराध हैं। तो जितने भी शरीर से संबंधित अपराध बीएनएस में दिए गए हैं सभी के विरुद्ध धारा 35 क्लॉज ये कहता है कि आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार। लेकिन दूसरा है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, तो संपत्ति के विरुद्ध जो चैप्टर है आईपीसी में भी 17 था और बीएनएस में भी 17 है, दोनों ही अधिनियमों में चैप्टर 17 ही है, लेकिन चैप्टर 17 में बहुत सारे अपराधों का वर्णन किया गया है। तो इन्होंने इसलिए इस वाले क्लॉज में, बी क्लॉज में स्पेशली मेंशन किया है कि यहां केवल चैप्टर 17 में से हम कनेक्ट करेंगे केवल चोरी को, लूट को, रिश्ती को और आपराधिक अत्याचार को, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब बात ध्यान रखना कि आपराधिक अत्याचार में ही गृह अत्याचार भी आता है ना, गृह भेदन भी इसी का पार्ट है। तो ये अपराध भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। हम जानते हैं जब लूट 5 या 5 से अधिक व्यक्ति करते हैं तब वो डकैती होती है, तो डकैती का अपराध भी यहां पर इंक्लूड हो जाएगा कि अगर डकैती की जा रही हो तब भी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। भले यहां पर लिखा नहीं गया है, देखो नहीं लिखा गया, विरट में लिखा ना, जो चोरी, लूट, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है। तो हम जानते हैं गृह भेदन भी आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध। गृह अत्याचार, रात्रोप्रच्छन्न गृह अत्याचार, रात्रो गृह भेदन सब आपराधिक अत्याचार की कैटेगरी में आने वाले अपराध हैं। तो उन सब पर हमें बेनिफिट मिलेगा प्राइवेट डिफेंस। चोरी, लूट, रिश्ती बिल्कुल अलग है, लेकिन चोरी और लूट एक जैसे अपराध हैं, तो चोरी वाले मामले में सब मिलेगा हमें प्राइवेट डिफेंस, लूट वाले में मिलेगा। लेकिन बात आती है डकैती वाले मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, तो हम जानते हैं जब 5 व्यक्ति से ज्यादा मिलकर लोग लूट करते तो डकैती होती, इसका मतलब डकैती में भी प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो हैंड टू हैंड मैसेज करके अभी पूछ लेना, ठीक है, फिर से क्लियर करेंगे इसे, पर छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद देखो धारा 37, क्यों, क्योंकि धारा 35 कहती है धारा 37 के निर्बंधों के अधीन रहते हुए प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। सेक्शन 37 क्या कह रहा है, कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। धारा 37 के ऐसे कार्य हैं जिनके विरुद्ध कभी भी प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता। ठीक है, देखो धारा 37 सेक्शन 37 क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। पहला, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका युक्ति रूप से कारित नहीं होती, पहली शर्त याद रख लेना, जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका ना हो। दूसरी, आगे सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए किसी लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे वह कार्य विधि द्वारा सर्वथा न्यायानुमत ना भी हो। ठीक है, तो
तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई लोक सेवक, कोई भी लोक सेवक कोई भी कार्य करे और उस कार्य से मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका ना हो तो तुम्हें कभी भी प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, चाहे वो बिल्कुल गलत ही क्यों ना हो। जैसे मतलब मानो कि तुम रोड पे नॉर्मली निकले जा रहे हो, पुलिस वाले तुम्हें पकड़ के बिठा लेते हैं, कहां जा रहे हो, रात के 2 बज रहे हैं, बोले अभी बस घूमने निकला था। बाइक से हो, बाइक के कागज दिखाओ, कहाँ है, आरसी दिखाओ, डीएल दिखाओ, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, आधार कार्ड नहीं है, फोन नंबर नहीं है, एड्रेस बता रहे हो पर पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन में क्या वो तुम्हें गिरफ्तार कर सकती है। तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसी वो गिरफ्तार करने की कोशिश करती, तुम भागने की कोशिश करते हो, बोले नहीं हम तो जाएंगे, तुमसे नहीं रुकेंगे। अब वो क्या करते हैं, तुम पटक के वहीं रख लेते हैं, 4 डंडे मारते हैं और अंदर बिठा लेते हैं। तो क्या उनका डंडे मारना, तुम्हें पटकना, क्या ये अपराध है? क्यों, एक्चुअल में तो शरीर के विरुद्ध अपराध है। क्या तुम्हें प्राइवेट डिफेंस मिलना चाहिए? तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि लोक सेवक का कार्य है और लोक सेवक के कार्य से आपको मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका नहीं है। लेकिन अगर लोक सेवक के कार्य से मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका हो जाए, मानो मतलब ऐसा कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका हो, मतलब जैसे पुलिस तुम्हारा एनकाउंटर करने के लिए ले जा रही है जानबूझ के, बहुत सारे मामले सुनते हो ना, एनकाउंटर हो गया, पुलिस लेकर जा रही है कि एनकाउंटर करना है, तुम्हें पता चल गया कि तो मार ही देंगे, तो ऐसी कंडीशन में जैसे ही तुम्हें आशंका होती है, तुम्हारे पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार आ जाता है, पुलिस के विरुद्ध भी आ जाता है। अगर पुलिस तुम्हारा एनकाउंटर करना चाहे तो तुम्हारे पास राइट है प्राइवेट डिफेंस का, बचने का। नहीं करना चाहती, नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब समझो महिला को छूना भी अपराध है बीएनएस में, लेकिन अगर पुलिस गिरफ्तार करने के लिए छुए तो, लड़ाई बचाने के लिए छुए तो, तुम्हें पानी से बाहर डूबते हुए को बाहर निकालने के लिए छुए तो, क्या तब भी अपराध बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उनके कार्य से मृत्यु और घोर उपत्ति की आशंका ही नहीं है, तब अपराध नहीं बनेगा। और इन लोगों का कार्य, लोक सेवक का जो कार्य है वो सद्भाव पूर्वक, जानबूझकर महिलाओं को छू रहे हैं, अब सद्भाव पूर्वक कार्य नहीं है, अब प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। ठीक है, क्लियर? इसके बाद देखो दूसरा क्लॉज, यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती है, यहां भी सेम है, मृत्यु या घोर उपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होती है, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास के कार्य करते हुए किसी लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है। यहां पर स्वयं लोक सेवक कार्य करता है और बी वाले क्लॉज में, खा वाले क्लॉज में लोक सेवक के निर्देश से कार्य होता है। यहां पर लोक सेवक का कार्य है और यहां पर लोक सेवक के निर्देश से कार्य है, बाकी कोई अंतर नहीं, बाकी ये धारा एज इट इज लागू होगी। हाँ, टेस्ट होगा, टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये मिस हो जाएगा ना फिर टेस्ट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले टॉपिक तो समझ लो, टेस्ट तो होते ही रहेंगे, टेस्ट नहीं भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात समझो। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा टेस्ट के फेवर में नहीं हूं, लेकिन अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सब गड़बड़ है। ठीक है, टेस्ट तो किसी और दिन कर लेंगे। ठीक है, लोक सेवक के निर्देश से कार्य हो तब भी बी क्लॉज कहता है अगर मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका ना हो तो प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, लेकिन यदि मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका हो जाए लोक सेवक के निर्देश से किए गए कार्य में, तब वहां पर प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है, और तीसरा है उन मामलों में जिनमें संरक्षण के लिए लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने के लिए समय। मतलब समझो 2 पुलिस ऑफिसर हैं, वो तुम्हें पकड़ कर ले जा रहे हैं गाड़ी में, किसी एक्स को पकड़ कर ले जा रहे हैं गाड़ी में। ठीक है, बाद में वो गाड़ी रोकते हैं और उससे कहते हैं कि तुम बाहर निकलो, मतलब अब एक्स को पता चल गया कि ये मेरा एनकाउंटर करना चाहता। जैसे ही उसे इस बात का पता चला, इसका मतलब इसके पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार आ गया।
जैसी उसे आशंका हुई ना कि अब तो जंगल में इन्होंने रोकी है, ये मेरी हत्या कर देंगे, प्राइवेट डिफेंस का राइट मिल गया। अब बात आती है कि एक्स कब प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकता? अगर उसे सामने ऐसा दिखाई दे कि अभी रोड क्रॉस करके दूसरा एक पुलिस स्टेशन है या अदालत है या भीड़ है, लोग हैं जो मुझे बचा लेंगे और मैं इतनी दूर भाग भी सकता हूं, इतनी दूर में ये लोग राइफल वगैरह लोड करेंगे, इतनी देर में तो मैं भाग जाऊंगा, अगर ऐसा कुछ है तो क्या करना चाहिए? एक्स को प्राइवेट डिफेंस नहीं लेना चाहिए, लोक प्राधिकारियों की सहायता लेनी चाहिए। तो जहां पर लोक प्राधिकारी की सहायता मिल सकती हो वहां पर प्राइवेट डिफेंस लेने का अधिकार आपका नहीं है। प्राइवेट डिफेंस तो तभी मिलता है जब लोक प्राधिकारी की सहायता ना हो। मतलब कोई एक आदमी है जो तुम्हें मार रहा है, डंडे से तुम्हें बहुत मार रहा है, ठीक है, तो तुम्हारे पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है, तुम उसे तुरंत हैंड टू हैंड डंडा छीन के उसे मार सकते हो, पीट सकते हो। लेकिन बात आती है कि अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है और इतनी स्पेस है और ऐसी सिचुएशन है कि तुम भाग कर पुलिस के पास जा सकते हो, तब तुम्हें प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, तब तुम्हें पुलिस के पास ही जाना चाहिए। मतलब ऐसा थोड़ा ही है कि हर बात में तुम खुद ही लड़ते रहोगे, कहोगे प्राइवेट डिफेंस ले लिया, नहीं। एक डंडा मारा, उठ के भाग जाते, पुलिस के पास पहुंच जाते, पुलिस अपने आप देखती। प्राइवेट डिफेंस कब लेना है? जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है बच्चे, अब प्राइवेट डिफेंस। बात क्लियर है? तीसरा क्लॉज क्लियर है? नेक्स्ट देखो, किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने का नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से आवश्यक है। यही बात तो मैं कह रहा था, यही बात थी। कहां गया? अच्छा, पहला पेज हमने क्लियर कर दिया। जो हमने जजमेंट देखा था ना, अमजद खान वर्सेस राज्य, जहां पर कहा गया कि प्राइवेट डिफेंस के अधिकार को सोने की तराजू में नहीं तोलना चाहिए, वो क्लॉज 2 के लिए लिखा गया है कि किसी भी मामले में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि करने का नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। मतलब क्या है? एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को डंडे से मार रहा है, तुम नीचे गिरे, तुमने अद्धा उठाया, सर में मारा, और जैसे ही सर में मारा वो नीचे बेहोश हो गया, गिर गया। अब इसका मतलब ये थोड़ा ही ना है कि तुम फिर उससे डंडा उठाओगे और उस पर मारना शुरू करोगे, मार ही दोगे, नहीं। तुम्हारा काम चल गया ना, बच गए ना, बस यही प्राइवेट डिफेंस है, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा लिया तो फिर तुम्हें बेनिफिट नहीं मिलेगा प्राइवेट डिफेंस। जितने से बच सकते थे, एक आदमी तुम्हारे पीछे तलवार लेके भाग रहा है, तुम्हें पड़ोस में पड़ी हुई बंदूक मिल गई, तुमने बंदूक उठाई, दिखाई, खड़े हो जाओ नहीं तो गोली मार देंगे, वो खड़ा हो गया, वहीं रुक गया, बस प्राइवेट डिफेंस इतना ही। ठीक है? अगर बात यह है कि वो उसके बाद भी ना रुकता, तुम्हारी तरफ चला आ रहा होता तलवार से, तब तुम गोली चला सकते हो। ठीक है? क्लियर? यहां पर 2 स्पष्टीकरण और दिए गए हैं, इन्हें देखो। कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक के नाते किए गए या किए जाने के लिए प्रयत्न किए गए किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट रक्षा के अधिकार से तब तक वंचित नहीं होता जब तक कि वह यह ना जानता हो या विश्वास करने का कारण ना रखता हो कि उस कार्य को करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है। ठीक है? अभी हमने पढ़ा, एक टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो ये है कि अगर किसी लोक सेवक कोई कार्य करे, सद्भाव पूर्वक कार्य करे, उससे मृत्यु या घोरपति की आशंका ना हो, तो तुम्हें प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि अगर यह कंफर्म ही ना हो पाए कि कोई व्यक्ति लोक सेवक है या नहीं है, तब कैसे करोगे? पुलिस तुम्हें पकड़ने के लिए आई है, जबरदस्ती तुम्हें उठा के लेके जा रही गाड़ी में भर के, जबरदस्ती गाड़ी में भर के लेके जाना सदोष प्रतिरोध है ना, या अपहरण, व्यापहरण, कुछ हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि तुम्हें इसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर पुलिस सिंपल कपड़ों में आई है, सादे कपड़ों में आई, तो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है पुलिस है नहीं है, तो तुम्हारे पास राइट है कि तुम उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो तुम्हें उठाकर जबरदस्ती गाड़ी में डाल रहे हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा ले लो, चाहे वो लोक सेवक ही क्यों ना हो, जब तक वो ये कंफर्म ना कर दें कि हम लोक सेवक हैं। आई कार्ड दिखाएंगे, वारंट दिखाएंगे, मामला बताएंगे, तभी तो तुम्हें उठा के लेके जाएंगे, है ना। या वो पुलिस की वर्दी में होंगे, पुलिस की वर्दी में भी तुम्हें डाउट है तो दिखाओ, बोलो उनसे, दिखाओ अपना आई कार्ड दिखाओ। वो कह रहे हैं हम आई कार्ड नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, प्राइवेट डिफेंस है, नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, हम अपने क्षेत्र की दूसरी पुलिस बुलाएंगे, तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे।
अभी दिल्ली में किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए तमिलनाडु की पुलिस आ जाए, वो तमिलनाडु के टैग लगे होंगे, वो कह रही है चलो हमारे साथ बैठो, हम तुम्हें लेके चल रहे हैं। अब तुम्हें यकीन ही नहीं है कि वो लोक सेवक है नहीं है, पुलिस ऑफिसर है नहीं है, तुम्हें यकीन हो ही नहीं रहा, हो भी रहा तो पता नहीं कौन सा मामला है। तब तुम क्या करोगे? तब तुम्हारे पास पहला राइट ये है कि तुम अपने क्षेत्र की पुलिस को बुलाओगे कि यहां आओ, कोई पुलिस वाला मुझे पकड़ने के लिए आया, पहले कंफर्म करो कि एक्चुअल में पुलिस है नहीं है। अगर इतना टाइम नहीं है तो तुम्हारे पास राइट होगा फिर प्राइवेट डिफेंस का। अगर आप उनकी जो आई कार्ड है हर चीज से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं तो प्राइवेट डिफेंस का राइट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा क्लॉज देखो, कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश से, अब सेम कंडीशन, स्पष्टीकरण एक लोक सेवक को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्पष्टीकरण दो लोक सेवक के निर्देश से कार्य करने वाले व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस यही अंतर कि मैं कैसे मान लूं कि तुम लोक सेवक के निर्देश से कार्य कर रहे हो। आईडी दिखाओ, कहां है वारंट, वारंट दिखाओ, नहीं दिखाओगे नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? इसके बाद वापस देखो सेक्शन 98 याद आ रहा है सेक्शन 36, एक्चुअल में वो 98 ये था ना आईपीसी का। सेक्शन 36 क्लियर। सेक्शन 36 क्या कह रहा है? सेक्शन 36 कह रहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तुम्हें तब भी प्राप्त होगा जबकि जो व्यक्ति अपराध करने वाले व्यक्ति हैं वो उन लोगों को इस चैप्टर में बेनिफिट मिल रहा हो। मतलब देखो, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृति चित्त आदि है। हम जानते हैं कि जो विकृति चित्त व्यक्ति है वो तो पहले से बचाव है, उसे तो धारा 22 का बचाव पहले से मिला हुआ है कि विकृति चित्त का कार्य अपराध नहीं बनेगा। अब कोई पागल तुम्हारे पीछे तलवार लेके भाग रहा है ना, कि आज तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मार ही दूंगा, है ना। एक पागल व्यक्ति है, विकृति चित्त है, जो तुम्हारे पीछे, बी के पीछे तलवार लेकर भाग रहा है। तो बात प्रश्न आता है, क्या बी को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा? हाँ होगा। ठीक है, बी को भी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होगा। बी क्या कर सकता? बदले में ए पर कोई हमला कर सकता है या बचाव के लिए जितनी शक्ति की जरूरत है इतनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। बेसिक तौर पर कहा जाए तो ए को बचाव मिल जाएगा धारा 22 में और बी को बचाव मिल जाएगा धारा 36। ठीक है, देखो, जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ में अपरिपक्वता के अभाव, चित्त विकृति या मतता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण अपराध नहीं है, तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता। मतलब समझो, एक 6 वर्ष का बच्चा है जो बंदूक तानकर खड़ा है बी पर, गोली मार दूंगा अंकल, आज नहीं बच सकते तुम। इसका मतलब बी के पास अब प्राइवेट डिफेंस है, उसे पता मैं इधर उधर को हिला तो ये बच्चा गोली चला देगा। ठीक है, उसको नीचे साइड में पड़ा वो कुछ दिख जाता है, ईंट, अद्धा, डंडा कुछ, वो तुरंत उठाता है और बच्चे को फेंक के मारता है। 6 वर्ष के बच्चे को सर में डंडा लगता है, बच्चा बेहोश हो जाता है, सर फट जाता, खून, घोर उपति, है ना, इसको घोर उपति हो जाती है। तो क्या बी का कार्य अपराध बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सेक्शन 36 कहता है कि बी के पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार था और इस बच्चे का कार्य अपराध नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सेक्शन 20 कह रहा है डॉली इन कैपेक्स। ठीक है, ना समझ गुड़िया। क्लियर? इलस्ट्रेशन भी लिखा है, या एक विकृतिचित व्यक्ति का को जान से मारने का प्रयत्न करता है। एक पागल आदमी है जो वाई को जान से मारने की प्रयत्न कर रहा है, तलवार लेके भाग रहा है उसके पीछे, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, या किसी अपराध का दोषी नहीं है, पागल आदमी थोड़ा ही ना दोषी होगा, किंतु का को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह या के स्वस्थचित होने के पश्चात रखता, होने की दशा में रखता। मतलब अगर वाई बिल्कुल स्वस्थ चित होता तो जो राइट बी को तब मिलता वही राइट का को, मतलब ए को अब भी है। ठीक है, वाई पागल है, वाई को तो प्रॉफिट बेनिफिट मिल गया विकृति चित्ता का, ए को किस चीज का मिलेगा? ए को मिलेगा धारा 36 का। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन इसमें,
या एक विकृतिचित व्यक्ति का को जान से मारने का प्रयत्न करता है, या किसी अपराध का दोषी नहीं है किंतु का को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह या के स्वस्थचित दूसरा वाला का रात्रि में एक ऐसे घर में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वह वैध रूप से हकदार है। ये इलस्ट्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये क्या कह रहा है, का रात्रि में एक ऐसे घर में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वैध रूप से हकदार है। एक घर है, ये घर है ए का, घर किसका है, घर भी ए का ही है। ए रात में 12-1 बजे घर में प्रवेश कर रहा है। आगे लिखा है या सद्भाव पूर्वक का को गृह भेदक समझ पर का पर आक्रमण करता है। वाई घर में रुका हुआ है, वाई उसका भाई चाचा मामा कोई है जो घर में पहले से ही है। वाई को लगता है रात में जो है कोई चोर घुस आया है, वो ए को क्या समझ रहा है, चोर कर रहा है, चोर समझ रहा है और आक्रमण कर दे रहा है। वाई ए पर क्या कर रहा है, आक्रमण, कि भाई तुम घर में नहीं घुस सकते, चोरी करने की घुसा है, अंधेरे में मार लो। ठीक है, अब आगे यहां या इस भ्रम के अधीन का पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं करता। भाई वाई को भ्रम हुआ है, भ्रम के अधीन किया गया कर रहा है, अपराध नहीं बनता, वाई तो बच गया। अब किंतु का या के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह तब रखता जब या उस भ्रम के अधीन कार्य ना करता। तो ए के पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार, ए अपना बचाव वाई से कर सकता है। ठीक है, क्लियर, वाई को बचाव मिल गया भ्रम का और ए को बचाव किस चीज का मिलेगा, प्राइवेट डिफेंस। क्लियर। अगर ए किसी और किसी के घर में घुस रहा होता, अब मजेदार बात समझो कि मैं ये कहूं, एक प्रश्न है तुम लोगों के लिए, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ये घर है, ये घर है वाई का, ए इस घर में खिड़की से चुपके से घुस रहा है चोरी करने के लिए, है ना। वाई उस पर हमला करता है, आक्रमण करता है, तो क्या ए को प्राइवेट डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताओ फटाफट। ए को प्राइवेट डिफेंस मिलेगा या नहीं। ए को प्राइवेट डिफेंस मिलेगा या नहीं, फटाफट बताओ एकदम। और कोई, सोनिया बोल रही है मिलेगा, क्या सही बोल रही है ये। प्रियंका भी बोल रही है कि ए को प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। और कोई, अभी जो लास्ट टेस्ट हुआ था ना उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स साइस्ता के हैं, 95 मार्क्स, सबको अपने अपने मार्क्स मिल गए होंगे। इस बार मैंने ग्रुप में शेयर नहीं किया सभी के मार्क्स, नेक्स्ट टाइम शेयर कर दूंगा, ठीक है। पर इस हिसाब से आंसर दोगे कहाँ नंबर आएंगे तुम लोगों के। हाँ ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं, एक मिनट रुको। ये कह रहा है, मैं कह रहा हूं ये घर है वाई का और ए रात में वाई के घर में चोरी करने के लिए घुसता है, वाई ए पर आक्रमण कर देता है, क्या ए को प्राइवेट डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रश्न है ये। क्या ए को प्राइवेट डिफेंस मिलेगा या नहीं। बताओ।
और भी कोई बचा है? मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। ये बात तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या पढ़ रहे हो तुम, या क्या पढ़ा रहा हूं मैं? नहीं मिलेगा। सबसे पहला रूल था प्राइवेट डिफेंस के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है। एक का कृत्य चोरी है, चोरी के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस लेने का अधिकार है वाई को। वाई के घर में चोरी करेगा, वाई प्राइवेट डिफेंस नहीं लेगा। अपराधी ए है, वाई तो प्रतिरक्षा कर रहा है, वाई आक्रमण थोड़ा ही कर रहा है, वाई प्रतिरक्षा कर रहा है भाई अपनी, बचाने की कि चोरी ना करे ए। और हम जानते हैं प्राइवेट डिफेंस के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं होता है। ए को प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, वाई को मिला है, एक को ही तो मिलेगा। वाई को मिल गया चोरी के विरुद्ध किए गए अपराधों के विषय में, संपत्ति वाले मामले में पढ़ा था अभी हमने, है ना। दिमाग यहीं रखो खोल के बिल्कुल। अब बताओ मिल रहा है नहीं मिल रहा? हाँ नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर। ध्यान रखो, ठीक है, हर एक चीज को। इसीलिए तो पूरा लेक्चर, एक जो पूरा टॉपिक है एक ही लेक्चर में कवर कर रहे हैं कि कोई भी चीज इधर उधर को मिस ना हो जाए। पता चला आधा कल करते, आधा आज करते, फिर तो कल वाला तो पूरा साफ हो गया होता, फिर तो ढूंढना ही पड़ता, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें कुछ जजमेंट भी हैं, 7-8 जजमेंट है, मैं उनको एक साथ लिखवाऊंगा हर धारा का। फिलहाल अभी हम कॉन्सेप्ट बना लेते हैं इसका। अब देखते हैं धारा 38। एक्चुअल में इसको धारा 38 भी नहीं कहेंगे, इसको हम रखेंगे शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा। शरीर के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। इसमें पहली धारा आती है धारा 38। इसमें 3 धारा आएंगी, धारा 38, 39, 40, ठीक है। 38 कहती है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है? शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 37 में विनिर्दिष्ट निबंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने का, यदि कोई अन्य हानि कारित करने तक का, यदि वह अपराध जिसके कारण ऐसे अधिकार का प्रयोग का अवसर आता है, इसमें इसके पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का हो, अर्थात, ठीक है। मतलब क्या, धारा 38 कहती है कि आप प्राइवेट डिफेंस में किसी हमलावर की मृत्यु तक कारित कर सकते हो, कारित की जा सकती है। कौन कौन से मामलों में? यहां पर प्रगणित भांतियां हैं, 8 मामले वो ऐसे हैं जहां पर केवल, अब तो 6 हैं, इन्होंने बदल दिया थोड़ा सा, 6 मामले ऐसे हैं जहां पर मृत्यु कारित की जा सकती है। पहला है ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा। तो पहली शर्त है यहां पर घोर उपहति। घोर उपहति अगर कोई तुम्हारी करे, है ना, या घोर उपहति करने का प्रयत्न करे, तब तुम उसकी मृत्यु तक कारित कर सकते हो, धारा 38 का। दूसरा है बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। दूसरा क्या है? बलात्संग, बलात्संग, बलात्कार करने के आशय से किया गया हमला। हमला लिखा है हर जगह, मतलब अभी हो नहीं रहा है। बात समझो, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था प्राइवेट डिफेंस केवल 2 बार मिलता है, या तो अपराध होने वाला हो, हमला अपराध होने वाला है, या फिर अपराध हो रहा हो, बलात्कार अभी हो रहा है। समझो एक महिला है जिसका रेप कोई व्यक्ति कर रहा है,
तो जब तक रेप कर रहा है तब तक महिला के पास राइट है कि वो रेपिस्ट की हत्या तक कारित कर दे। साइड में चाकू पड़ा, उठाती है, गर्दन में घुसा देती है, मार देती है, कोई दिक्कत नहीं है, अपराध ही नहीं है, धारा 38 बचा लेगी। लेकिन रेप हो चुका हो, व्यक्ति ने रेप कर दिया और अब वो वहां से जा रहा है, 2-3 कंडीशन है, ध्यान रखना है। जैसे समझो कि आज रेप किया है उसने, घर में फिर भी तुम्हें बंद रखा हुआ है, कल फिर आएगा, फिर रेप करेगा, फिर बंद रखेगा। इसका मतलब परसों जब फिर आएगा, तुम्हारे हाथ में चाकू है, तो रेप करने से पहले ही मार दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। रेप करने के बाद भी मार दिया जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हर रोज कर रहा है, कंटिन्यूटी है, अभी अपराध खत्म नहीं हुआ है, अपराध चल रहा है लगातार, ठीक है। लेकिन एक बार रेप करके अगर वो जाने लगे, है ना, वो तुम्हें छोड़ के, तुम्हारी हालात पे छोड़ के वो जा रहा है, अब तुम उसकी हत्या नहीं कर सकते, क्योंकि अब अपराध हो चुका है। प्राइवेट डिफेंस मिलता है केवल अपराध हो रहा हो तक या होने वाला हो तब, ठीक है। तो पहला है गौरपति में मृत्यु तक कारित की जा सकती है, दूसरा है बलात्संग, तीसरा है प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा, ठीक है, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा, ठीक है। नेक्स्ट है व्यापहरण या अपहरण, व्यापहरण या अपहरण, चौथा व्यापहरण या अपहरण, ठीक है। और पांचवा है हमारा इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थिति में सदोष परिरोध किया जाए उनसे जिनसे उसे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। क्या हो रहा है? पांचवी कंडीशन क्या है? सदोष परिरोध, सदोष परिरोध अब भी मृत्यु तक कारित की जा सकती है। और लास्ट है हमारा अम्ल फेंकने या देने का कृत्य, है ना, जो एसिड अटैक है वो यहां पर आता है, अम्ल फेंकना। अम्ल फेंकना मतलब अम्ल फेंकने का हमला या प्रयत्न, ठीक है, जिससे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य का परिणाम अन्यथा घोर उपहति होगा। इसका मतलब क्या है? ये 6 परिस्थितियां ऐसी हैं कि यदि इनमें से कोई सा अपराध किया जाए, ठीक है, घोर उपहति, बलात्कार, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा, व्यापहरण, सदोष परिरोध, अम्ल हमला, एक और रह गया ना कोई? हाँ, सबसे पहला ये तो रह ही गया हमारा, ऐसा हमला जिससे युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित होगा अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगी, ठीक है। एक और कंडीशन है, 7वीं कंडीशन क्या? मृत्यु मतलब हत्या, मृत्यु होगी। कोई तुम्हारी हत्या करना चाहता है, बलात्कार करना चाहता है, घोर उपहति करना चाहता है, सदोष परिरोध, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा, व्यापहरण या अपहरण, ठीक है, या फिर अम्ल फेंकने वाला है कोई व्यक्ति। इन सारी परिस्थितियों में धारा 38 कहती है कि आप उस व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकते, मृत्यु तक कारित की जा सकती, ठीक है। आगे देखो, सेक्शन 38 हो गया। सेक्शन 39 देखो, कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का है? मृत्यु से भिन्न, सेक्शन 39, यहीं पर मैं इसको क्लियर करूंगा। सेक्शन 39 मृत्यु से भिन्न कोई उपहति, मृत्यु से भिन्न कोई उपहति कारित की जा सकती है यदि अपराध धारा 38 में विनिर्दिष्ट विवरणों में से किसी प्रकार का नहीं है। मतलब जो धारा 38 में 7 प्रकार दिए गए हैं, इनमें से किसी प्रकार का ना हो, फिर कौन सा अपराध हो? तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक का नहीं होता, किंतु इस अधिकार का विस्तार धारा 37 में निर्दिष्ट निबंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। इसका मतलब क्या है? वो कौन से अपराध होंगे
जो धारा 39 में आएंगे। 38 वाले तो हमने साथ मेंशन कर दिए, 39 वाले कौन से होंगे? तो 39 वाले जो अपराध होंगे वो होंगे जो चैप्टर 6 और चैप्टर 5 में दिए गए हैं, जो शरीर के विरुद्ध हैं और जो इनमें से नहीं आते। मतलब अगर बेसिक तौर पर मैं कहूं, यहां पर घोर उपपत्ति रखा गया है, तो अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी उपहति करने की कोशिश करे तो धारा 39। यहां पर रखा गया है व्यापरण सदोष परिरोध, अगर कोई सदोष अवरोध करने की कोशिश करे तो धारा 39, मृत्यु से भिन्न कोई उपहति कारित कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो अपराध चैप्टर 5 या चैप्टर 6 में शरीर के विरुद्ध दिए गए हैं और वो इन 7 में से जितने भी बाकी बचते हैं सबके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तुम्हारे पास होगा। लेकिन वहां पर शर्त किस बात की है कि आप उसकी मृत्यु नहीं कारित कर सकते, मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि कारित की जा सकती, मृत्यु कारित नहीं की जा सकती। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और लास्ट एक धारा है जो हमें इसी पेज पे कंप्लीट करनी है, वो है सेक्शन 40, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना। कब प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होता है और वो कब तक बना रहता है ना। यहीं पर अगर कर लें थोड़ा सा कुछ अरेंजमेंट, यहीं पे कर लें। धारा 40, कब प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होगा और कब तक वो बना रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही धारा 38 के अपराध, धारा 37 के अपराध स्टार्ट होते हैं, मतलब कोई व्यक्ति तुम्हें मारना चाहता है, जैसे ही तुम्हें युक्त आशंका हुई, तुम्हारे पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार स्टार्ट हो गया। और ये तब तक बना रहता है जब तक कि वो आशंका समाप्त नहीं हो जाती। मतलब मानो एक व्यक्ति आता है बंदूक लेकर तुम्हारे सामने, ठीक है, और कहता है कि एक व्यक्ति आता है और बंदूक लेके तुम्हारे सामने और तुम्हारे माथे पर यहां गन लगाकर बोलता है कि अब बताओ तुम क्या बोल रहे थे कल, है ना। तो जैसे ही उसने गन पॉइंट की तुम्हारी तरफ, तुम्हारे पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार स्टार्ट हो। कल अब वो बोल रहा है लगातार, तुम कल क्या बोल रहे थे, अब बोलो तुम, अभी भेजा खोल देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगी, तुम एक लफ्ज बोलोगे और अभी हम तुम्हें टपका देंगे। अभी प्राइवेट डिफेंस चल रहा है, कंटिन्यू। फिर वो कहता है कि ये लास्ट टाइम है, अगर आइंदा कभी तुम हमें दिखाई दिए तो गोली मार देंगे। और ये कह के बंदूक वो हटा ले। जैसे ही उसने ये कह के बंदूक हटाई, प्राइवेट डिफेंस खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि जो आशय था उसे उसका तुम्हें मारने का, अब वो आशय खत्म हो गया, है ना। उसने कहा ना अगली बार तुम मिले यहां पर तब मारेंगे, इसका मतलब आज से समाप्त है। अब प्राइवेट डिफेंस तुम्हें नहीं मिलेगी, सिर्फ तब मिलता जब गन पॉइंट तुम्हारी तरफ थी। अब दूसरी कंडीशन सोचते हैं, उसने गन पॉइंट तुम्हारी तरफ की, बोले कल बोल रहे हो, क्या बोल रहे थे, अब बोल के दिखाओ। चलो एक काम करो, तुम थोड़ी दूर चलो, है ना, आगे चलो। अभी तुम्हारे पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है। क्यों? क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है, अभी हाथ में गन है और उसका आशय भी है कि मार ही देगा, प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। तो कब स्टार्ट होगा? जैसे ही तुम्हें युक्त आशंका प्रारंभ हो जाएगी तब स्टार्ट होगा, और जब तक वो खत्म नहीं होगी आशंका तब तक वो बना रहेगा। देखो सेक्शन 40 कह रहा है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया ना गया हो, और तब तक बना रहता जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती। एक लड़की अकेले में मिल गई है किसी आदमी को, ठीक है, अब वो गन पॉइंट पे उसके कपड़े खींच रहा है इधर उधर से, प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट। तुम्हें युक्त आशंका है कि वो बलात्कार कर सकता है, धारा 38 कहती है हत्या कर दो, कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट डिफेंस है ना। फिर वो उसका मन बदलता है, फिर कहता है कि तुम जाओ, तुम्हें तो मैं छोड़ रहा हूं,
और मैं तुम्हारे किसी फैमिली के और मेंबर को देखूंगा किसी और दिन, अब प्राइवेट डिफेंस खत्म। वो कहता रुको, तुम यहीं बैठ के बांध के छोड़ जाता, कहता अभी आ रहा हूं, थोड़ी देर में आता हूं, फिर तुम्हें बताता हूं मैं आज क्या कर सकता हूं। अब वो वहां पर है भी नहीं, फिर भी तुम्हारे पास प्राइवेट डिफेंस है, जैसे ही आए वैसे ही मार दो, है ना। भागने का मौका मिल नहीं रहा है, कमरा बंद है, जैसे ही ताला खोलेगा सर में डंडा मारा, डंडा क्या मारा, मार ही दिया, तब भी प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, तो ये जैसे ही हमला स्टार्ट होता है प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होता है, और जब तक युक्तियुक्त आशंका बनी रहती है तब तक प्राइवेट डिफेंस चलता रहता है। धारा 40 कहती है। तो 38, 39, 40 तीनों ही धाराएं शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की बात करती है। ठीक है, इसके बाद जो धारा आती है, जो अगली 3 धाराएं हैं, वो संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की बात करती है। ठीक है, देखो, संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस, धारा 41। धारा 41 भी सेम वही कहती है जो शरीर वाले मामले में कहती है। ये 3 धाराओं का सीक्वेंस भी सेम है, जो शरीर के विरुद्ध वाली धाराएं थी वही सेम सीक्वेंस इन धाराओं में भी है। ये कह रहा है 41 कह रहा है, कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है ना, कि कब तुम संपत्ति वाले मामले में किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकते हो। तो यहां भी कुछ लिमिटेड एरिया है, जैसे संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 37 के निर्दिष्ट निर्बंधों के अधीन रहते हुए दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने के या किए जाने का प्रयत्न करने के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है, इसके पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का है। ठीक है, मतलब क्या है, ये कह रहा है कि आप किसी व्यक्ति की धारा 41 के अंतर्गत किए जाने वाले अपराधों के संबंध में मृत्यु तक कारित कर सकते हो, है ना, मृत्यु तक कारित करने का अधिकार, मृत्यु तक कारित करने का अधिकार है। लेकिन कब है, यहां पर भी कुछ शर्तें दी गई हैं। कौन कौन सी हैं, देखो, पहली है लूट। आप किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कब कारित कर सकते हो, जब वो तुम्हारे या किसी अन्य व्यक्ति के यहां पर लूट कर रहा है। ठीक है, अब प्रश्न वही आता है, क्या इसके अंतर्गत डकैती आएगी, तो हां, डकैती भी आएगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि लूट जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति करते हैं तो वो डकैती बन जाती। तो लूट में भी और डकैती में भी, दोनों में ही किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित की जा सकती है प्राइवेट डिफेंस के तौर पर। दूसरा, सूर्योदय के पश्चात, सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व ग्रह भेदन। मैंने कहा था ना, ग्रह अतिचार में ग्रह भेदन भी आता है, स्टार्टिंग में ही बताया था, यहां ग्रह भेदन ही लिखा। ठीक है, तो अगर हम सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व है तो इसका मतलब होगा रात्रो ग्रह भेदन, रात में। अगर रात में हाउस ट्रेसपास है, नहीं, ग्रह भेदन है एक्चुअल में, हाउस ब्रेकिंग है। ठीक है, तो अगर रात्रो ग्रह भेदन होता है तब तुम किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकते हो। ठीक है, अतिचार में रात्रो ग्रह अतिचार, प्रच्छन्न ग्रह अतिचार और ग्रह भेदन में क्या अंतर होता है, जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तब उसको समझाएंगे, फिलहाल के ये समझ लो। ठीक है, तीसरा है अग्नि या किसी अन्य विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि जो ऐसे भवन, तंबू या जलयान को की गई है जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में लाया जाता है। कहां पर विस्फोट है, अग्नि या किसी अन्य विस्फोटक द्वारा भवन, तंबू या जलयान में रिष्टि। तीसरा है भवन, तंबू या जलयान में अग्नि द्वारा रिष्टि, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, भवन, तंबू या जलयान में अग्नि द्वारा रिष्टि हो तब भी धारा 41 कहती है कि तुम मृत्यु तक कारित कर सकते हो। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट, चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जो ऐसी परिस्थिति में किया गया है जिसमें युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित है कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग ना किया गया तो परिणाम मृत्यु या घोरोपति होगी। ठीक है, चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार। चौथा क्लॉज है चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार। ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ा होना चाहिए? मृत्यु या घोर उपहति। मतलब जो चोर आए हैं वो चोरी तो करेंगे, रिष्टि तो करेंगे, साथ में वो हत्या भी कर सकते हैं, घोर उपहति भी कर सकते हैं। तब धारा 41 कहती है कि ऐसी कंडीशन में तुम प्राइवेट डिफेंस में उन व्यक्तियों की मृत्यु तक कारित कर सकते हो, कोई मनाही नहीं। ठीक है, अगली धारा और देखो, अगली धारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इस धारा को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करती है। धारा 42 कह रही है ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होगा? धारा 42, धारा 42 अन्य अपहानि। मतलब अन्य अपहानि का मतलब यह मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित कर सकते हो। कब? यदि वह अपराध जिसके किए जाने या किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग का अवसर आता है, ऐसी चोरी, रिष्टि या आपराधिक अतिचार है। चोरी, रिष्टि या आपराधिक अतिचार। ठीक है, जो धारा 41 में विनिर्दिष्ट विवरणों से भिन्न विवरणों में से किसी प्रकार का नहीं है, तो उस अधिकार का विस्तार मृत्यु, स्वेच्छा मृत्यु कारित करने तक का नहीं होता, किंतु उसका विस्तार धारा 37 में विनिर्दिष्ट निबंधनों के अधीन रहते हुए दोषकर्ता की मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि कारित करने तक का होता है। देखो, यहां पर भी चोरी है, यहां भी रिष्टि है, यहां भी गृह अतिचार है, और धारा 42 में भी चोरी, रिष्टि और गृह अतिचार है। बात समझो, हमने कहा था यहां पर चैप्टर 17 पूरा कंप्लीट इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है संपत्ति के विरुद्ध मामलों में, कुछ ही मामलों में किया है। तो जब भी कभी लूट होगी या डकैती होगी तब केवल धारा 41 ही होगी। जब कभी रातों गृह भेदन होगा तब भी केवल धारा 41 का उपयोग किया जाएगा। कभी भवन, तंबू या जलियान में अग्नि द्वारा रिष्टि हो, और वो भी कैसा, जो मानव के आवास के रूप में उपयोग किया जाता है, जो मानव के आवास के रूप में। देखो, रिष्टि एक्चुअल में यहां भी है, कहां गया? रिष्टि शब्द यहां भी जोड़ा गया है, लेकिन कैसी है? अग्नि द्वारा रिष्टि। अगर केवल रिष्टि है तो केवल रिष्टि यहां पर भी आएगी, लेकिन अग्नि द्वारा रिष्टि हो और ऐसी जगह पर रिष्टि हो, ऐसे भवन में, ऐसे तंबू में या ऐसे जलियान में रिष्टि हो जहां पर व्यक्ति ने उस जगह को मानव आवास के रूप में उपयोग करता हो, तब धारा 41 का उपयोग होगा। मतलब समझो, एक घर है तुम्हारा, कोई घर में आग लगाता है, जिस घर में तुम रहते हो, मानो कोई व्यक्ति है एक्स, वो किसी घर में रहता है, उस घर में आग लगा देता है कोई, तो क्या है ये? धारा 41 वाला राइट मिलेगा। तुम प्राइवेट डिफेंस के तौर पर उस व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकते हो, है ना। लेकिन एक ऐसा तुम्हारे खेत में बना हुआ एक ऐसा छोटा सा झोपड़ी टाइप है जिसमें कोई रहता नहीं है, सिर्फ सामान रखा रहता है, अब वो क्या है? अब वो केवल रिष्टि है। केवल रिष्टि क्यों है? क्योंकि वो मानव आवास के रूप में उपयोग में नहीं हो रही। तो अब फिर अधिकार कौन सा मिलेगा? धारा 42 वाला। और इन तीनों को ही यहां पर भी मेंशन किया गया है 42 में, लेकिन जब इनके साथ मृत्यु या घोर उपहति जुड़ी हो तब धारा 42 होगा। लेकिन अगर मृत्यु या घोर उपहति ना हो, सॉरी, तब धारा 41 होगा, और मृत्यु या घोर उपहति ना हो तब कौन सी होगी? धारा 42। केवल रिष्टि, कोई तुम्हारा पैन तोड़ दे, धारा 42 कहती पीठ तो देना ही, घोर उपहति मत देना, मारना मत, लेकिन 2-4 थप्पड़ तो मार ही सकते हो। ठीक है, मोबाइल फोड़ दे तब भी ये किया जा सकता है। ठीक है, कोई तुम्हारा सामान तोड़ दे, बाइक में आग लगा दे और तुम्हें भी मारने की कोशिश करे, धारा 41। ठीक
ठीक है, मतलब रिष्टि और जिसमें मृत्यु या घोर उपति की आशंका है। क्लियर। फिर तीसरा क्लॉज जो आता है धारा 43 का 43 का, वो सेम वही बात करता है जो हमने अभी पिछली वाली धाराओं में पढ़ा है। धारा 43 कहती है धारा 43 कह रही है कि कब यह अधिकार स्टार्ट होगा और यह कब तक बना रहेगा। तो 43 कह रही है संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ होती है। जैसे ही संपत्ति के संकट की युक्तियुक्त आशंका प्रारंभ हो जाएगी तब यह अधिकार प्रारंभ हो जाए, और जब तक बनी रहेगी, संकट बना रहेगा, तब तक ये बना रहेगा। दूसरा है चोरी के विरुद्ध अपराधी के संपत्ति सहित पहुंच से बाहर जाने तक तथा या तो लोक प्राधिकारियों की सहायता भी प्राप्त कर लेने तक या संपत्ति बरामद हो जाने तक बना रहता है। देखो बात समझो, तुम्हारा किसी ने मोबाइल चुरा लिया अभी यही मेट्रो स्टेशन पे, तो इसका मतलब जब तक वो व्यक्ति जो चोर है तुम्हारी नजरों से भाग नहीं जाता, तुम्हारे पास प्राइवेट डिफेंस है चोरी से बचने का, उठाओ पटक दो, छीन लो अपना फोन वापस, उसके पीछे भागोगे, कुछ फेंक के भी मार सकते हो अपना फोन लेने के लिए, या फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो, या फिर तब तक बना रहेगा किसी और दिन मिल गया ना तुम्हें चोर, फिर से मेट्रो में मिल गया, फिर से पकड़ लेना। क्यों? क्योंकि अभी संपत्ति बरामद नहीं हुई, प्राइवेट डिफेंस अभी चल रहा है। या तो वो तुम्हारी पहुंच से बाहर हो जाए, या हम प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त कर लें, या फिर संपत्ति को बरामद कर लें, तब तक बना रहता है चोरी की संपत्ति में प्राइवेट डिफेंस का अधिकार। ठीक है। दूसरा देखो, लूट के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी किसी व्यक्ति की मृत्यु या उपहति या सदोष अवरोध कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है, अथवा जब तक तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति का या तत्काल व्यक्तिक अवरोध का भय बना रहता है। ठीक है, हम जानते हैं कि लूट में तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति, तत्काल व्यक्तिक अवरोध का भय रहता है। इसका मतलब अगर जब ऐसा कोई भय बना रहे तब तक माना जाएगा कि आप धारा मतलब 41 का, लूट वाले मामले में 41 योगी 41 का प्रयोग कर सकते। ठीक है। तीसरा, चौथा, आपराधिक अत्याचार या रिष्टि के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक अपराधी आपराधिक अत्याचार या रिष्टि करता रहता है। जब तक तुम्हारी संपत्ति को, मतलब तुम्हारा खेत है उसको जोत रहा है, वो ट्रैक्टर लेके घुस गया खेत में गेहूं के, है ना, और सब फसल को नष्ट करना चाहता है, तो जब वो घुसा था तब से स्टार्ट हो गया था प्राइवेट डिफेंस, और जब तक वो निकलता नहीं है तब तक प्राइवेट डिफेंस बना रहे। ठीक है। सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गृहभेदन के विरुद्ध तब तक बना रहता है जब तक ऐसे गृहभेदन से आरंभ हुआ गृह अत्याचार होता रहता है। मतलब एक व्यक्ति अगर तुम्हारे घर में घुसा है, गृहभेदन किया है, तो जैसे ही वो तुम्हारे घर में एंटर किया प्राइवेट डिफेंस का अधिकार स्टार्ट हो गया, और जब तक वो तुम्हारे घर में बना हुआ है तब तक प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। और गृहभेदन में अधिकार कौन सा मिलता है? धारा 41 वाला मिलता है। रात्रो गृहभेदन में धारा 41, गृह अत्याचार होता तो धारा 42, गृह अत्याचार के साथ मृत्यु या घोरोपति का भय होता तो धारा 41। ठीक है, बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर पूछ लेना कोई दिक्कत हो तो। बस एक लास्ट धारा बची है 44। धारा 44 सेक्शन 44 क्या कह रहा है? सेक्शन 44 कह रहा है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम हो। यह इलस्ट्रेशन भी कई बार आता है, मतलब ये सेक्शन आता है जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित होती है। हमला कैसा है? हमला कैसा है? जिसमें मृत्यु की आशंका है। कैसा हमला? जिसमें मृत्यु की आशंका है, जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में यदि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में है कि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि का जोखिम के बिना वह उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक के रूप में नहीं कर सकता, तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार वह जोखिम उठाने तक का है। मतलब समझो क्या, कुछ लोग हैं जो तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, है ना, तलवार लेके तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं, उनमें 5-5, 6 साल के बच्चे भी हैं, भाग रहे हैं, वो भी ईंट लेके, डंडा लेके छोटा सा, है ना। मान लो
ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में, या कोई पागल व्यक्ति है, विकृतिचित व्यक्ति है, वो भी तुम्हारे पीछे भाग रहा है, तो तुम जानते हो कि विकृतिचित व्यक्ति के विरुद्ध भी तुम्हें प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो व्यक्ति है जिस पर हमला किया जा रहा है, उसके पास ये राइट होता है कि वो उस भीड़ पर या उन लोगों पर जो निर्दोष हैं, अगर निर्दोष व्यक्तियों को क्षति पहुंचाए बिना तुम्हें प्राइवेट डिफेंस नहीं मिल रहा है, तो आप प्राइवेट डिफेंस में उन निर्दोष व्यक्तियों को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन में लिखा गया है, का पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है, ए पर भीड़ द्वारा आक्रमण हो रहा है, आगे जो उसकी हत्या करने का प्रयत्न करती है, ये भीड़ क्या सोच रही है, ए को मार देंगे। अब वह उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कार्यसाधक रूप में नहीं कर सकता। उसे पता है कि जब तक मैं गोली नहीं चलाऊंगा तब तक मेरा जीवन बचेगा ही नहीं, तो वो भीड़ पर गोली चला देता, भीड़ पर गोली चला दी। और अगर वो गोली किसी मतलब विकृतिचित व्यक्ति को लग जाए, माइनर को लग जाए, या उस व्यक्ति को लग जाए जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा, जो तुम्हें मारना भी नहीं चाहता, बस पीछे से शोर मचा रहा था, मारो मारो वाला है ना, वो वाला, तो ऐसी कंडीशन में क्या कह रहा है, और वह भीड़ में मिले हुए छोटे छोटे शिशुओं की अपहानि करने के जोखिम उठाए बिना गोली नहीं चला सकता। यदि वह इस प्रकार गोली चलाने से उन शिशुओं में से किसी शिशु को अपहानि करे तो का ने कोई अपराध नहीं किया। मतलब प्राइवेट डिफेंस इंपॉर्टेंट है, जान है तो जहान है, पहले अपना जीवन बाद में दूसरों का। ठीक है, लेकिन बात ध्यान रखनी है, ऐसा ना हो पहले हमलावर तुम ही हो, बाद में भीड़ तुम्हारे पीछे पड़ी है, फिर प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। हम जानते हैं प्राइवेट डिफेंस के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है। क्लियर? ठीक है, धारा 44 तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, अदरवाइज फिर केस लॉ लिखे जाएं, बहुत सारे केस लॉ हैं, 5-10 मिनट तो उसमें लिखने में लगेंगे। बताओ, कोई समस्या है यहां तक? फटाफट केस लिखो, 10-15 मिनट और क्लास है, फिर उसके बाद आज करंट की क्लास है। ठीक है, आज हम कर लेते हैं इसको, बाकी एक बार पढ़ लो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर मुझसे फिर से पूछ लेना, मंडे को फिर पूछ लेना। ठीक है, केस लिखो, सेक्शन 34 के लिए केस लिखो, गोवर्धन वर्सेस राजस्थान राज्य। थर्टी 34 के लिए केस है गोवर्धन वर्सेस राजस्थान राज्य। (1987) CRLJ 541, इसमें लिखो हाँ कल टेस्ट होगा भाई, टेस्ट तो होगा ही, जिस दिन तक तुम लोग अब सिलेक्ट नहीं हो जाते तब तक छोड़ेंगे नहीं ना, हर सैटरडे टेस्ट होगा, टेस्ट में कोई गुंजाइश नहीं है। लिखो, इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णीत किया कि इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णीत किया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सकारात्मक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सकारात्मक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। सकारात्मक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए।
ये चैप्टर 3 में से क्वेश्चन आएंगे, जितने भी आएंगे, ठीक है, चैप्टर 3 में से होंगे। यह केवल अनुमानों और अटकलों पर आधारित नहीं हो सकता। यह केवल अनुमानों और अटकलों पर आधारित नहीं हो सकता। दूसरा केस लिखो, रणवीर सिंह वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य, 2009। टू CRLJ 1534। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये, SC। ठीक है, इसमें लिखो, इस केस में लिखो, इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि, इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को प्राप्त करने हेतु, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को प्राप्त करने हेतु उस अधिकार के लिए विशेष तर्क देना आवश्यक नहीं है। उस अधिकार के लिए विशेष तर्क देना आवश्यक नहीं है। एक और केस लिखो, नोट्स में सब होगा, लेकिन मैंने कहा ना डायरी बना के रखो, ठीक है। सेक्शन 37 के लिए केस लिखो, धारा 37 के लिए, धारा 37 के लिए केस लिखो, जोगेंद्र नाथ मुखर्जी वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य। जोगेंद्र नाथ मुखर्जी वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य, 1897 टू कलकत्ता, 320 320। इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि, इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि यदि एक पुलिस अधिकारी अवैध रूप से जारी वारंट को, यदि एक पुलिस अधिकारी अवैध रूप से जारी वारंट को निष्पादित करने का प्रयास करता है तो, अवैध रूप से जारी वारंट को निष्पादित करने का प्रयास करता है तो अभियुक्त द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध, अभियुक्त द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध न्याय संगत होगा। न्याय संगत होगा।
ठीक है, अब लिखो, हेडिंग बनाओ, मतलब केस लॉ के लिए ही, शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। शरीर के विरुद्ध प्राइवेट डिफेंस, इसमें केस लॉ लिखो। पहला केस लॉ लिखो, जयदेव वर्सेस पंजाब राज्य। जयदेव वर्सेस पंजाब राज्य, AIR 1963, SC 340, 1963 SC 340। इस मामले में आक्रमणकारी भाग रहे थे, जिन्होंने आक्रमण किया था ना, वो भाग रहे थे आक्रमण करके, ठीक है। इस मामले में आक्रमणकारी भाग रहे थे, भागते समय उन पर गोली चलाई गई, भागते समय उन पर गोली चलाई गई, बचाव प्रदान नहीं किया गया क्योंकि बचाव प्रदान नहीं किया गया क्योंकि शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका समाप्त हो गई थी। शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका समाप्त हो गई थी। दूसरा है राजस्थान राज्य वर्सेस मेहराम, 2020 का जजमेंट है लेटेस्ट, 2020 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें लिखो, इसमें लिखो, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णित किया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णित किया कि आक्रामक व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा हेडिंग बनाओ, संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, दूसरा हेडिंग बनाओ। इसमें लिखो, जस्सा सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य। जस्सा सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य, 2002 का जजमेंट है ये, CRLJ सुप्रीम कोर्ट, जस्सा सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य। इस केस में लिखो, इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि चोरी, रिश्ती अथवा गृह अत्याचार के सभी अपराध चोरी, रिश्ती अथवा गृह अत्याचार के सभी अपराध ऐसी परिस्थितियों में कारित किए जाने चाहिए, ऐसी परिस्थितियों में कारित किए जाने चाहिए कारित किए जाने चाहिए
जिससे कि युक्तियुक्त ढंग से यह प्रतीत होता हो कि जिससे कि युक्तियुक्त ढंग से यह प्रतीत होता हो कि उसका परिणाम मृत्यु या घोर उपति होगी। उसका परिणाम मृत्यु या घोर उपति होगी। ठीक है, एक और केस लिखो लास्ट। उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस सिद्धनाथ राय, AIR 1959, इलाहाबाद 233। ठीक है, इसमें लिखो इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि एक लंबी अवधि के पश्चात एक लंबी अवधि के पश्चात चोरी की गई संपत्ति को पुनः कब्जे में लेना, चोरी की गई संपत्ति को पुनः कब्जे में लेना कितना न्याय संगत क्यों ना हो, कितना ही न्याय संगत क्यों ना हो, संपत्ति से संबंधित प्राइवेट डिफेंस का या संपत्ति से संबंधित प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं माना जा सकता। संपत्ति से संबंधित प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं माना जा सकता। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलो ठीक है, ये टॉपिक आज हमारा खत्म हो गया है। तो ये टेस्ट हो जाएगा हमारा कल, और जब नेक्स्ट मंडे क्लास होगी तो दुष्प्रेरण हमारा नया टॉपिक होगा। ठीक है, जो भी ये मेंशन कर देंगे ग्रुप में। बाकी तैयारी करो, कल टेस्ट है, अभी मैम की क्लास है करंट की। ओके, चलो ठीक है।